नमस्कार यार, बाजार में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग। और इस बीच क्या शानदार रैली देखने को मिल रही है। 25,000 के पार एक बार फिर से निफ्टी, 25,079 का इंट्राडे हाई, 25,045 का मौजूदा स्तर। लेकिन बड़ा सवाल वही कि क्या इस बार 25,000 के ऊपर टिक पाएगा निफ्टी, क्योंकि पिछली बार हमने एक दो बार जब 25,000 के नज़दीक पहुंचा या 25,000 के स्तर को पार किया निफ्टी ने, वहीं से बड़ी बिकवाली आती हुई दिखाई दी है। इस बार क्या वो कारण है जिसकी वजह से 25,000 के ऊपर टिक सकता है? दो तीन बड़ी खबरें हैं जिस पर कि हम जो है आज कार्यक्रम में भी बात करेंगे और आपको बता भी देते हैं। एक तो आरबीआई की तरफ से 3.25 लाख करोड़ रुपए जो सरकार को दिए जाएंगे डिविडेंड के तौर पर, वो एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। दूसरा बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर जो निकल करके आया है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है अब वो जापान की अर्थव्यवस्था को क्रॉस कर गई है। तो ये दूसरा बड़ा पॉजिटिव, कम से कम सेंटिमेंट के लेवल पे जो है भारतीय बाजारों के लिए प्लस दिखाई दे रहा है। तीसरा बड़ा ट्रिगर जो है वो मॉनसून 16 साल में, पिछले 16 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि समय से पहले आता हुआ दिखाई दिया है। तो ये तीन बड़े ट्रिगर ऐसे हैं जो कि ऐसा लग रहा है कि शायद बाजार को बूस्ट कर सके, और यही वो कारण है जिसकी वजह से 25,000 के ऊपर निफ्टी टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आगे की क्या दिशा रहेगी, क्या यहाँ पे ट्रेड लेने चाहिए, इस पर बातचीत करते हैं। आज के विशेष मेहमान से रूबरू कराते हैं। दोनों विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रदीप हल्दर जी मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद है पंकज रंडान जी। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों विशेषज्ञों का। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन, बाजार जो है धुआंधार तेजी दिखा रहा है। एक एक करके आप दोनों से टिप्पणी लेंगे। पंकज जी, आपसे शुरू करना चाहेंगे। 25,000 के ऊपर निफ्टी, क्या डरना चाहिए, खरीदना चाहिए, कैसा लग रहा है आपको? जी, गुड मॉर्निंग विपुल जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। विपुल जी देखिए, डरने की तो कोई बात है नहीं बिल्कुल भी मार्केट में। पहले से मार्केट काफी स्ट्रांग मोमेंटम में है, वो मोमेंटम अभी तक चला आ रहा है। आपने तीन बातों का जिक्र किया। सबसे पहला जो है कि जो आरबीआई है 2,69,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्होंने दिया। मार्केट के एक्सपेक्टेशन से डेफिनेटली ये थोड़ा कम था, लेकिन इन टर्म्स ऑफ अगर परसेंटेज देखते हैं तो काफी तगड़ा इन्होंने जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्होंने फंडिंग की हुई है। दूसरी जो बात है कि हम लोग $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुके हैं, जापान को क्रॉस कर दिए हैं। बहुत अच्छी बात है और इसका एक यूफोरिया मार्केट के अंदर डेफिनेटली देखने मिल रहा है। और मानसून की दस्तखत जो है वो 13 डेज बिफोर हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। मैं सच बताऊं, मैं कल अपने होम टाउन से लौट रहा था। थ्रू आउट पुणे तक एक भी जगह ऐसी नहीं थी कि वहां बारिश नहीं थी। इतना लबालब बारिश से भरा हुआ है, तो डेफिनेटली मानसून का जल्दी आना ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात रही है हमारे मार्केट के लिए। और जहां तक बात निफ्टी के लेवल्स की है, 25,000 ये आसानी से सस्टेन करते हुए दिख रहा है। मुझे लगता है कि 25,300 तक की लेवल्स ये इस हफ्ते में देखने मिलने चाहिए। और अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो 24,850 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। अगर वहां तक बाजार अगर एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम अगर कभी आ जाता है तो वो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन रहेगा। ठीक। बैंक निफ्टी की अगर हम लोग बात करते हैं तो बैंक निफ्टी के अंदर कंपैरेटिवली निफ्टी से ज्यादा मोमेंटम है और काफी स्ट्रॉन्ग एंटिसिपेटेड है ये इंडेक्स। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी आसानी से 57,000 तक के लेवल्स आने वाले कुछ सत्रों में दिखा सकती है। ठीक सर, चलिए। तो ये बात पंकज जी की तरफ से। प्रदीप सर, आपकी तरफ से क्या करना चाहिए अभी निफ्टी में? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू विपुल जी, आपको एंड पंकज जी एंड सारे व्यूअर्स को। देखिए, जैसे कि अभी आपने देखा ट्रम्प का और एक न्यूज आ गया फिर से रात को। तो देखिए, ट्रम्प जी को ना अभी लोग स्पेशली इंडियन सीरियसली नहीं ले रहा है, नंबर वन। नंबर टू, जैसे कि आपने बताया मॉनसून के बारे में, एंड इंडिया अभी फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। नीति आयोग का भी मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, आरबीआई ने डिविडेंड दिया है गवर्नमेंट को। सो ओवरऑल जो डोमेस्टिक चीज है ऑल पॉजिटिव ही है। फिलहाल जो मेरा अभी भी मानना है कि आप मार्केट पे बाई ऑन डीप कीजिए। 24,550 500 में रहेंगे सपोर्ट, एकदम लास्ट वाला। और सेकंड सपोर्ट जो अभी मार्केट का है 24,800 24,850। तो मुझे लगता है कभी भी अगर नीचे आता है तो बाई ऑन डीप करके आपको जाना है। और सेकंड थिंग सर,
मुझे लगता है अगर आज 25,000 के ऊपर सस्टेन किया तो बहुत जल्दी आपको 25,250, 25,300 के आसपास आपको निफ्टी देखने को मिलेंगे। और बैंक निफ्टी स्पेशली एक सपोर्ट है 55,000 के आसपास, एंड सेकंड जो सपोर्ट है सबसे बड़ा सपोर्ट 54,450 से लेके 54,500 के आसपास सपोर्ट है। तो मेरा मानना सर ऐसा है कि मेरा तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में कोई स्ट्रैटेजी नहीं रहेंगे, लेकिन अगर आपके पास मार्केट में बहुत सारे शेयर होल्डिंग करके रखा है आपने, बाय ऑन डीप कीजिए। एफआईआई का भी जो फ्राइडे का डेटा है बाइंग आया है, लेकिन आप एफआईआई का अगर हम डेटा देखेंगे लास्ट एक डेढ़ हफ्ते का, एक दिन बाई एक दिन सेल, एक दिन बाई एक दिन सेल, तो लास्ट दिन बाई करके गए थे उन लोगों ने, तो आज टेक्निकली होता है कि वो सेल करने वाले, जोक ऑफ द पार्ट। सो बेसिकली मेरा मानना ही है कि सर कि मार्केट ओवरऑल मार्केट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोमेस्टिक चीज है जो सारा कुछ पॉजिटिव ही है, बाय ऑन डीप करके चलना है। निफ्टी बैंक निफ्टी में मेरा कोई अभी लेवल्स नहीं रहेंगे, लेकिन मार्केट में मैं ओवरऑल पॉजिटिव हूँ। मैं मार्केट में खराब होऊंगा 24,800 के नीचे, उसके बाद 24,500 के नीचे एकदम फाइनली। ठीक। सर जो है आप लोगों के पास एक करके आएंगे, और प्रदीप जी आप बाकी ट्रेड पर भी नज़र रखिए, लेकिन सवाल काफ़ी आए हुए हैं दो चीज़ों के ऊपर जो ट्रेड भी थे फ्राइडे के। वो है एक तो एलटी फूड्स पे को लेकर के अभी 419 के आसपास चल रहा है। हमारी एक दर्शक है प्रीति अग्रवाल जी, वो कह रही हैं इसको रिव्यू कर दीजिए। और दूसरा सवाल आया हुआ है मेट्रो ब्रांड के ऊपर, ये भी हमारी महिला दर्शक हैं अर्पणा शर्मा जी, मेट्रो ब्रांड को लेकर के कह रहे हैं कि 2 शेयर इन्होंने 100 रुपये के नुकसान पर हैं अभी। तो इन दोनों पे आपकी फटाफट टिप्पणी प्रदीप जी लेना चाहेंगे, क्योंकि ये दोनों ट्रेड जो है वो जो है आपकी तरफ से इनिशिएट किए गए थे। अपर्णा जी कह रही हैं कि इसको होल्ड करें या बाय करें अभी। और देखिए मेट्रो बैंड्स में हमारा टारगेट दिन के दौरान ही आ चुका था, तो प्रॉफिट बुकिंग ऑलरेडी हो चुका है। फिर भी अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो स्टॉप लॉस ऑलवेज आपको मेंटेन करना है। अभी आप 1180 के स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड करके जा सकते हो अगर आपने एग्जिट नहीं किया तो, लेकिन आपको एग्जिट कर जाना चाहिए था। एलटी फूड का कॉल दिया था, एलटी फूड 418 419 के आसपास ही था, पहला टारगेट था 429 के आसपास। चार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एलटी फूड पे आप होल्ड करके जाइए। 405 अगर आप शॉर्ट टर्म के डेटा है तो स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन मुझे लगता है आपको थोड़ा 1 से 1.5 महीना यहाँ पे वेट करना है, तो फिर आप 480 450 का भी टारगेट यहाँ पे पॉसिबल है। लेकिन हमारा शॉर्ट टर्म का व्यू है 435 से लेके 440 तक आ जाएगा। एलटी फूड्स आपको एक बार होल्ड करके जाना है। एलटी फूड्स एक बार आपको होल्ड करके जाना है। और इस बीच जो है बहुत आज हम सोच रहे हैं सर जो सेक्टर्स होगा, प्रदीप जी आप थोड़ा सा तब तक मन में सोच लीजिए। पहले कुछ और सोचा था, लेकिन अब लग रहा है कि पावर पे बात की जाएगी आज। जिस तरीके का मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है, 1-2 शेयर पे बातचीत होगी, खासतौर से सुजलॉन में जो ब्रेकआउट बना है काफ़ी लंबे टाइम बाद, तो ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी है। बहुत सारे शेयर, आर पावर है ट्रेंड में, सुजलॉन है ट्रेंड में, एनटीपीसी है ट्रेंड में, तो इन सब पे बातचीत होगी। लेकिन सर आज गूगल ट्रेंड में एक शेयर जो काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, पंकज जी वो जानना चाहेंगे आपसे पारस डिफेंस को लेकर के, कि आज जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी क्या करना चाहिए सर इसको लेकर के? आज 1.25% के आसपास की गिरावट है इसमें, लेकिन एक महीने में 41-42% चला भी है। इस ये जो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, एग्जिट कर लें, काफ़ी रैली आ चुकी है। देखिए सर, एक काफी स्ट्रांग फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था इसने, और उसके बाद में एक ही दिन में ये स्टॉक जो है अब वो 15 से लेकर 1815 तक का चल चुका था। और उसी के चलते एक ही दिन के अंदर 20% 25% के आसपास की तेजी हम लोगों ने विटनेस करी थी, जो करीब करीब 16 मई को हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि मतलब राइजिंग का जो फ्लैग पैटर्न है उसका ब्रेकआउट यहाँ पे दिया हुआ था, और कहीं ना कहीं उसके बाद में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला है। मुझे लगता है कि इसका जो 16 तारीख का जो लो है वो करीब करीब 1600 सॉरी 19 तारीख का जो लो है वो 1640 के आसपास का है, अभी वो उसके नीचे आया है। 1580 का एक स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस यहाँ पे रख के चले। मुझे लगता है कि यहाँ पे बाइंग दोबारा इनिशिएट होगी, और ओवरऑल पूरा डिफेंस सेक्टर जो है वो काफी सुर्खियों में रहा है। मुझे लगता है कि एक रिट्रेसमेंट की लेवल यहाँ पे कंप्लीट होती है इसकी 1580 के आसपास का। तो अगर ये लेवल 1610 तक अगर मिलता है तो 1580 का एक स्टॉप लॉस लगाए, यहाँ से बाइंग इनिशिएट की जा सकती है फॉर द टारगेट्स ऑफ 1700। चलिए ठीक, ये राय यहाँ पर निकल के आ रही है। आप प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे थे? प्रदीप जी सर एक कॉल देना चाहता था, लेकिन टारगेट आ चुका है। ओहो, कोई बात नहीं, मैं देता हूँ आपको बाद में। ठीक 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 ठीक, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आप तब तक और ढूंढते रहिए चीज़ों को। लेकिन डिफेंस की सुस्ती के बावजूद आज डिफेंस पे काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं। इस बीच अवनी जी हैं, अवनी जैन जी 4980 पे इन्होंने एचएल लिया हुआ है,
और जानना चाह रही हैं कि अभी एचएल के अंदर क्या करना चाहिए। एचएल पे अगर हम नज़र डालें तो आज फ्लैट ट्रेड करता हुआ 4956 का भाव देखने को मिल रहा है। प्रदीप जी, आप लेना चाहेंगे ये सवाल? 4980 पे खरीदा हुआ है, अभी क्या करना चाहिए? 25-26 रुपये नुकसान पे है। देखिए, मुझे लगता है विपुल जी, हाल में ना अभी भी 200-300 पॉइंट का एक करेक्शंस बाकी है, जो कि हेल्दी करेक्शन है। आज भी जो नीचे आ रहा है, दैट इज नॉट ए वेरी बिग डील। उनको थोड़ा एक बार पेशेंस रखना है। हो सकता है उनको एक बार 4600 4700 का भी जोन मिले तो उनको बाय ऑन डीप करके जाना है, यहाँ पे एक बार वेट करना है। मुझे लगता है अगर आपका व्यू 5 से 6 महीना है, बहुत जल्दी आपको यहाँ पे ऑल टाइम हाइस आते हुए दिखेंगे। चलिए ठीक है, ये इस राय यहाँ पर निकल करके आती हुई है। और इस बीच एक रिजल्ट भी आया है एनटीपीसी का। इसको हम अलग से पावर सेक्टर पे जब डिस्कशन होगा तब तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा दबाव जरूर देखने को मिला है नतीजों पे, खासतौर से एबिटा फ्रंट पे थोड़ा से कुछ एक चिंताएं जरूर हैं। लेकिन अभी भी जो है हम देख रहे हैं 0.25% के आसपास की मजबूती है। पंकज जी, जरा देखिए क्या कर सकते हैं। बहुत सुस्ती दिखाई है पावर सेक्टर ने। रिजल्ट बहुत मतलब ख़राब तो नहीं कहेंगे उतने, लेकिन उतने उत्साहजनक भी नहीं है। एबिटा फ्रंट पे थोड़ी सी चिंताएं हैं। आपकी टिप्पणी एनटीपीसी पे? सर देखिए, एनटीपीसी ये 200 डेमा के क्लस्टर को जो आज मॉर्निंग में पास करके दोबारा नीचे आया है, तो वो एक थोड़ा सा एक कंसर्न बना हुआ है यहाँ पे। मुझे लगता है कि 353 के ऊपर ही इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए। कंडीशनल बाय रहेगा। सेटअप जो है वो ओवरऑल जो है कि साइडवेज पॉजिटिव लग रहा है यहाँ पे। क्यों तो पिछले कम से कम 2 हफ्तों के दरमियान अगर ये स्टॉक को हम लोग मॉनिटर करते हैं तो बेहद दायरे में कारोबार किया है। इसका जो स्विंग लोज है और 20 डेमा के बीच में ही ये कंटिन्यूअसली ट्रेड करते आ रहा है। सिमेट्रिकल एक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऊपरी लेवल पे टिक नहीं पा रहा है। तो मेरे ख्याल से 553 के ऊपर ही इसके अंदर बाय करना चाहिए। शॉर्ट की फिलहाल सलाह नहीं रहेगी सर। ठीक ठीक ठीक, ये राय यहाँ पर एनटीपीसी पे निकल करके आ रही है। एक सवाल और एक दर्शक का लेते हैं। कार्तिक खन्ना साहब का है, और कार्तिक खन्ना साहब यूनिमैक पे बाय करके बैठे हुए हैं 1100 पे, और कह रहे हैं कि क्या इसे मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसे होल्ड करना चाह रहा हूँ। तो लॉन्ग टर्म का नज़रिया है सर, 1100 पे होल्ड कर रहे हैं। अभी अगर हम देखें यूनिमैक का जो भाव देखने को मिल रहा है वो 1040 के आसपास का है, ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ। क्या सजेशन रहेगा आपका? एक महीने में 16-17% चला है ये भी। देखिए सर, मुझे लगता है कि एक डिफेंस काउंटर है, तो इसमें तो हमारा कॉल भी दिया था, टारगेट भी हाँ अचीव बिल्कुल। आ गया था। तो बाद में अभी एक डिफेंस में, इंटर डिफेंस में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड था एज वेल एज, तो यही हो रहा है। अभी 1040 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है उनको एक बार होल्ड करके जाना चाहिए। 960 रहेगा एकदम स्टॉप लॉस। मुझे लगता है एक बार उनको 1150 से लेके 1200 का जोन बहुत जल्दी उनको देखने के मिलेंगे। तो एक बार होल्ड करके जाना है। इस पर्टिकुलर स्टॉक पे टेंशन करने वाला कोई सिचुएशन है नहीं, तो एक बार होल्ड करना सलाह रहेगा। एक बार होल्ड करके जाइए सर, ये सलाह आपके लिए है फिलहाल के लिए। सर आज की जो रिकवरी पंकज जी प्रदीप जी, पंकज जी के पास आना है, माफ़ कीजिएगा। दीपेश जी का सवाल ये है कि क्या अभी की इस तेजी में कोई पुट कॉल अभी ले सकते हैं क्या निफ्टी पर ये, या फिर कोई टारगेट के साथ चला कह रहे हैं कि मार्गदर्शन करें। आप बताइए सर, क्या सलाह रहेगी पंकज जी इनके लिए? क्या यहाँ पर कोई पुट कॉल इनिशिएट करनी चाहिए, या फिर इतने पॉजिटिव ट्रिगर हैं अभी अवॉइड करना चाहिए? नहीं नहीं, पुट के साथ में तो जाना नहीं है फिलहाल। ओवरऑल बैंक निफ्टी के अंदर एक निचले लेवल से मैं बोल रहा हूँ कि दोबारा बाइंग इनिशिएट होगी यहाँ पे, और वो होती हुई नजर भी आ रही है। अगर किसी को ट्रेड करना है तो मैं यूजुअली लाइव इतना ट्रेड देता नहीं हूँ, मैं इतना हल्दरजी जितना मैं एक्टिव नहीं हूँ यहाँ पे। बट डेफिनेटली मैं एल का एक ट्रेड देना चाहूंगा। एल के अंदर जून का जो 3600 का कॉल ऑप्शन है, जी। करीब करीब 114-115 रुपए के आसपास से फिलहाल ट्रेड कर रहा है। इसको 90 रुपीज की स्टॉप लॉस से इसको बाय करने की सलाह रहेगी। टारगेट जो है वो 155 और 170 के 1 से 2 दिन का इसके अंदर समय लग सकता है, लेकिन काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है एल एन टी। एक बार फिर से रिपीट कर देंगे। एल फाइनेंस नहीं, एल लेकर के आइए जरा। एल एल एन टी फाइनेंस लार्सन एंड ट्यूब्रो। हाँ नहीं नहीं, मैं वो तो मैं समझ गया सर। एल का जरा एक बार फिर से जरा लेवल्स बता दीजिए ऑप्शन का। कौन सा ऑप्शन बोला आपने? जून का 3600 का इन द मनी का कॉल ऑप्शन है। 3600 की कॉल लेनी है, ठीक है। हाँ, 114-115 रुपए फिलहाल जब मैं बोल रहा था वो ट्रेड चल रहा था 117 रुपए के आसपास है। ठीक है सर। मैं डिस्क्लेमर देना चाह रहा हूँ कि ये ट्रेड मैंने अपने क्लाइंट लोगों से शेयर किया हुआ है ठीक 100 रुपए की रेंज। ठीक सर। और यहाँ पर टारगेट क्या बताया सर आपने?
155 और 180 के आसपास के टारगेट्स इसके अंदर बनते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए 1 से 2 दिन के लिए ट्रेड लेना है, ऑप्शन स्ट्रेटजी है एल का जून फ्यूचर लेकर के चलिए। 3600 की कॉल 114.15 के आसपास चल रही है, 155 185 ये यहाँ पर टारगेट निकल करके आपको दिए गए हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। तो एल का जून फ्यूचर्स के ऑप्शन का आपको बता दिया गया है, 3600 की कॉल प्लस करने के लिए सलाह यहाँ पर दी गई है। चलिए आज हम देख रहे हैं कि जोमेटो में जो है आज हम देख रहे हैं कि दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और कारण यहाँ पर आपको बता दें कि कारण क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पर फुटसी रसल और MSCI इंडेक्स में जो इसकी वेटेज है वो जो है घटाई गई है, उसकी वजह से दबाव यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि लोअर लेवल से अब रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन एक समय हमने देखा करीब 3-4% के आसपास की गिरावट जो है वो इटर्नल के शेयर में देखने को मिल रही थी। आपकी राय यहाँ पर जानना चाहेंगे। प्रदीप जी जरा बताइए ना क्या करना चाहिए अभी। देखिए, अगर आप देखेंगे जब रैली आया था, आईपीओ आया था, उसके बाद तो लगातार नीचे आया था, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम से जैसे ही बाउंस बैक किया ऑलमोस्ट 400% चला था। तो ऑलमोस्ट 300 के आसपास ऑल टाइम हाई है, वहां से नीचे आया, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, 200 के नीचे नहीं गया, अच्छा सा बॉटम भी बनाया। तो मुझे लगता है जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 195 अगर उसके नीचे कभी भी जाता है आपको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए भी मुझे लगता है कि एग्जिट करना चाहिए। लेकिन फिलहाल अभी जो है ना एक टाइम करेक्शन में जाने वाला है, क्योंकि बहुत टाइम से चला नहीं था, चल गया, उसके बाद अभी बॉटम लेने के बाद एक कंसोलिडेशन अभी करना बाकी है, तो एक बार होल्ड करने का सलाह रहेगा। इसकी एक जो कंपनी है, इसकी नहीं मतलब इसकी कॉम्पिटिटर जो है स्विगी पर भी राय दे दीजिए। बहुत सारे सवाल भी आए हुए हैं आज स्विगी को लेकर के। स्विगी में भी क्या यही व्यू रहेगा या फिर थोड़ा अलग व्यू रहेगा? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अभी स्विगी को लेकर के? दोनों के कारोबार को लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं इस समय। प्रदीप जी आपका म्यूट हो गए सर, आप म्यूट हो गए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। देखिए, स्विगी ना लगातार नीचे ही आ रहा है, तो मुझे लगता है ना यहाँ पे आपको वेट नहीं करना चाहिए, एग्जिट करना ही बेटर है। और देखिए अभी भी चार्ट में कोई बॉटम नहीं बना, ना डेली चार्ट में, ना वीकली चार्ट में, ना ही मंथली चार्ट पे। लगातार 650 600 से आसपास अभी नीचे आते आते 320 के आसपास हो गया। आई थिंक सर 1 महीना पहले भी हमने बात किया था, उस टाइम पे 400 के आसपास भाव था। देखिए आज 300 के आसपास भाव है। तो जैसे कोई बॉटम नहीं बनता ना, फॉर्मेशन नहीं होता है चार्ट में, हो सकता है 1 महीना बाद मैं बात करूंगा, उस टाइम में एक बार 280 270 के आसपास रहेंगे। तो इस काउंटर से एग्जिट करने का सलाह है, फ्रेश बाय तो इस काउंटर पे नहीं करना है। जो लोग हैं उनके लिए क्या बताया, क्या करना चाहिए अभी? जो लोग हैं उनको अभी ना एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 300 के आसपास। 300 आप एक बार फाइनल स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, अगर कभी भी 300 ट्रिगर होता है तो आप निकल जाइए। ठीक है, 300 कहीं भी ट्रिगर होता है तो निकल जाइए, ये राय यहाँ पर निकल करके आ रही है। बहुत लोगों के सवाल SJVN को लेकर के जो लोग पूछ रहे हैं, आपको बता दें कि अभी पावर शेयरों में हम लोग अभी 10:40 के आसपास बातचीत करेंगे, उसमें SJVN कवर हो जाएगा, तो आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए। इसके अलावा जो है जो लोग भी स्विगी को लेकर के पूछ रहे हैं और भी सवाल आ रहे हैं, तो आप लोगों को उत्तर सबको यहाँ पर मिल गया होगा। अभी हम लोगों ने बातचीत की हुई है। यस जी, उम्मीद करते हैं आपको उत्तर मिल गया होगा। लेकिन इन सब के बीच में और भी ट्रेंडिंग स्टॉक्स टूटे हैं आज जो हम देख रहे हैं कि सर ज़रा एक नज़र डालिए पंकज जी BSE के चार्ट के ऊपर, क्या लग रहा है यहाँ पर? काफ़ी शानदार मूव आज भी देखने को मिल रहा है, करीब 2% के आसपास की मजबूती बनी हुई है। बीते अगर हम 1 महीने में देखें तो 13-14% के आसपास की मजबूती रही है। करंट लेवल पे BSE पे अब क्या आपको लग रहा है, नए ट्रेड, नया इन्वेस्टमेंट करने की कोई जगह है? और जो उनके पास है उन्हें क्या करना चाहिए BSE पे अभी? देखो, BSE के जो स्टॉक में जो मोमेंटम आया है, ये NSE के IPO को लेकर जो क्लैरिटी सेबी की तरफ से आ रही है, उसके चलते एक पूरी स्पेस के अंदर एक यूफोरिया बना हुआ है। मुझे लगता है कि BSE, CDSL, MCX जैसे स्टॉक्स के अंदर तेजी देखने मिल सकती है। हो सकता है कि दिन के दौरान आज थोड़ा सा सुस्त कारोबार करे वो, लेकिन जो लोअर बैंड है इसका, आज दिन का लो, वहां से इसको बाय करने की सलाह रहेगी 2470 के आसपास। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो स्लाइटली थोड़ा सा नीचे, करीब करीब 2% के आसपास के 2420 के आसपास के इसका एक स्टॉप लॉस लगाइए। टारगेट जो रहेगा इसका 2700 रुपए तक देखने मिल सकता है। मुझे लगता है कि एक हफ्ते का इसके अंदर एक वेटिंग पीरियड होना चाहिए, और काफी स्ट्रॉन्ग एंटिसिपेट हो सकता है कल या परसों में। आज थोड़ा सा हो सकता है कि सेकेंड हाफ में इसके अंदर मूवमेंट देखने मिले, लेकिन स्ट्रिक्ट बाइंग का जो रेंज है 2470 से 2480 की रेंज है। यहाँ से और 8 रुपए नीचे आता है तो बाई कर सकते हैं। ठीक, चलिए ये राय आपके लिए निकल करके आ रही है, जिन लोगों के भी सवाल BSE को लेकर के रहे होंगे। इस बीच एक सवाल ले लेते हैं दर्शक का, गुंजन जी का। गुंजन शराफ जी हैं, हमारी प्राइम मेंबर भी हैं, और गुंजन जी जानना चाह रही हैं कि अभी मिधानी के शेयर इन्होंने ले रखे हैं 482 पे,
पंकज जी जरा, प्रदीप जी जरा एक बार नज़र डालिए जरा मिधानी पे। आपकी कॉल भी थी शायद यहाँ पर, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मिश्र धातु निगम पे। अभी 395 के आसपास चल रहा है, 422 पे इन्होंने लिया हुआ है सर 75 शेयर। अब ये जानना चाह रही हैं करंट लेवल पे क्या करना चाहिए, आपकी कोई टिप्पणी रहेगी अभी? देखिए, मुझे लगता है जिनके पास है उनको एक बार 390 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अगर कभी भी 390 ब्रेक करता है उस केस में ना, एक बार जो जैसे ब्रेकआउट आया था, एक बार फिर से 340 360 तक जा सकता है, तो बेटर रहेगा आप 390 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और एक बार होल्ड कीजिए। अभी होल्ड कीजिए 390 का एक स्टॉप लॉस लगाने के, यानी ज़्यादा दूर है भी नहीं यहाँ पे। ये फिलहाल के लिए सलाह आप लोगों के लिए निकल करके आ रही है। जरा एक नज़र जरा डालिए अशोक लेलैंड पे लेकर के। आज हम ये भी देख रहे हैं कि अच्छे मोमेंटम में बनता हुआ दिखाई दे रहा था एक समय, अभी फ्लैट ट्रेड करता हुआ 238 239 के आसपास ये शेयर चल रहा है सर। अशोक लेलैंड पे अगर हम देखें 38% के आसपास जो है कंपनी का मुनाफा बढ़ा था। कंपनी ने एक पर एक बोनस भी अप्रूव किया है। अभी जो है क्या करना चाहिए सर 238-39 के आसपास? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी यहाँ पर पंकज जी? ये देखिए, ओवरऑल ऑटो के अंदर ये पूरा सेक्टर काफी आज बजिंग चल रहा है। मानसून के चलते इसके अंदर थोड़ा बहुत तेजी ओवरऑल देखने मिला। मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक काउंटर जो है वो काफी स्ट्रांग है, और ओवरऑल जो दूसरे ऑटो के कंपोनेंट्स हैं, जो दूसरे स्टॉक्स है, उसके मुकाबले ये थोड़ा स्टेडी मूव करता है। मुझे लगता है कि ये लोअर लेवल पे कभी भी 230 235 की रेंज में अगर आता है तो इसमें बाय करने की सलाह रहेगी। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका टारगेट जो है वो 300 रुपए तक का देखने मिलेगा। ट्रेडिंग के लिए ये जो काउंटर है थोड़ा सा फिलहाल अवॉइड करता हूं मैं, लेकिन जब भी इसके अंदर मूवमेंट आएगा तो वो 300 तक की तेजी यहाँ पे दिखा सकता है। ठीक, चलिए, तो ये राय अशोक लेलैंड को लेकर के निकल के आ रही है। हुड को जरा एक बार जरा देखिए सर, क्या मोमेंटम पकड़ा हुआ है, 4-4.25% ऊपर। प्रदीप जी जरा देखिए क्या करना चाहिए अभी करंट लेवल पे, और ये रैली कहाँ तक जाती हुई दिखाई दे रही है। काफ़ी अच्छा मोमेंटम है, और बीते एक महीने में उतना चला नहीं है जितना बाकी PSUs और बाकी जगहों पे रैली रही है। 4-5% की रैली रही। क्या यहाँ पर अपसाइड बाकी है अभी? सर, एक ब्रेकआउट आ रहा है, पहले मैं नाम बता देता हूँ। हाँ, कंपनी का नाम है नीटवेब टेक इंडिया लिमिटेड। अभी 1920 एक बार फिर से 1920 कंपनी का नाम बताइए सर। नीट वेब, NETWEB, नीट वेब टेक। सो ठीक। बेसिकली अभी चल रहा है 1925 के आसपास। सो मुझे लगता है 1925 1920 दिस इज अ वेरी गुड लेवल। अगर आपके पास 4 से 5 दिन है पर्टिकुलर इसी जोन से, आप काउंटर को बाई करके जा सकते हो। अभी यहाँ पे टारगेट होना चाहिए 1955 का, और सेकंड टारगेट आना चाहिए 1975 का। तो 1975 मेरा सेकंड टारगेट रहेगा। आपको 2 से 3 दिन एक बार होल्ड करके जाना है, और यहाँ पे एक स्टॉप लॉस भी आपको मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1890 रहेगा आपका स्टॉप लॉस, और 1975 मेरा रहेगा सेकंड टारगेट। एक बार फिर से सर जरा लेवल्स रिपीट कर दीजिए। अभी चल रहा है 1926-28 के आसपास। लेवल्स फिर से, स्टॉप लॉस टारगेट फिर से बता दीजिए सर जरा। 1975 रहेगा टारगेट, और 1890 आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 1975 टारगेट, और स्टॉप लॉस क्या बताया आपने? 1890। 1890। चलिए ठीक है, 1890। 1890 का स्टॉप लॉस लगाइए, 1975 का टारगेट। 50 रुपये का अभी भी गुंजाइश यहाँ पर है ऊपर की तरफ, तो वहाँ पे आपको नज़र रखनी होगी नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर। अभी चल रहा है 1926 1928 के आसपास, तो नज़र बना करके चलिए। यहाँ पर एक ब्रेकआउट जैसी स्थिति बनती हुई आ रही है, और बीते कुछ दिनों में यहाँ पर 31-32% की रैली भी देखने को मिली है। सर, बात हो रही थी हुडको को लेकर के, जरा हुडको का भी चार्ट देखिए ना एक बार। देखिए, हुड को ना बहुत टाइम से लगातार हम देखेंगे कि वीकली चार्ट एक बॉटम फॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुका है। एक रेसिस्टेंस है 240 के आसपास, तो मुझे लगता है 240 तक जा सकता है। देखिए, आज भी हाई है 238 240 के आसपास, तो मुझे लगता है फ्रेश बाई यहाँ पे नहीं करना है। अगर किसी को बाई करना है तो 245 के ऊपर ही करना है। फिलहाल अभी अच्छा है, होल्ड करके जा सकते हो विथ स्टॉप लॉस ऑफ 217 217 आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और जैसे ही 245 के ऊपर जाएंगे उसके बाद नेक्स्ट फिर से 50-60 पॉइंट का रैली आपको देखने को मिलेगा। ठीक, ये राह यहाँ पर निकल के आ रही है। और इस सब बीच एक शेयर पे नज़र डालते हैं जहाँ पर हम देख रहे हैं कि आज काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वो है लिंडे इंडिया। पंकज जी जरा देखिए ना लिंडे को, जरा क्या यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर। आज काफ़ी अच्छा मोमेंटम है, 6.5-7% के आसपास की रैली इंट्राडे हाई पर ही बिल्कुल ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है।
काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर भी बना है। 7522 का लेवल है। अभी क्या टारगेट देख रहे हैं यहाँ पर इस रैली में? तो देखिए, ये स्टॉक का जो ओवरऑल तासीर है काफी जब मोमेंटम में आता है तो काफी स्ट्रांग मोमेंटम देता है। मुझे लगता है कि आज जिस तरीके के वॉल्यूम्स यहाँ पे एंटिसिपेट होते हुए नजर आए हैं और जिस तरीके का प्राइस एक्शन यहाँ पे बना हुआ है, मुझे लगता है कि इसको डेफिनेटली बाय करना चाहिए। 7450 का 350 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए यहाँ पे। 7750 तक के टारगेट्स इसके अंदर देखने मिल सकते ठीक, ये बात जो है इस पर निकल के आ रही। सर जरा एक बार जरा देखिए, जरा बीएल को लेकर के फ्रेश एंट्री की गुंजाइश कहाँ बन रही है? काफ़ी लोग पूछ रहे हैं आज कि फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? पंकज जी, आप बताना चाहेंगे? जी। मुझे लगता है कि बॉटम फिशिंग के चक्कर में बीएल में नहीं जाना चाहिए। अभी जिस तरीके का एक प्राइस एक्शन यहाँ पे बना हुआ है वो लोअर एंड की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। हम्म। मुझे लगता है कि एक 200 डेमा के सॉरी ये स्विंग लोज के नीचे आ गया और कल का जो लो है उसके नीचे अभी ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है। 380 के आसपास एक पुट एक्टिविटी यहाँ पे अच्छी खासी दिख रही है पुट राइटर्स की। मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा सा वेट करना चाहिए। पुट्स यहाँ पे जो राइटर्स हैं यहाँ पे एक ट्रैप हो सकते हैं। 370 तक के टारगेट्स यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आ रही है। तो उम्मीद करते हैं कि जो लोग भी सवाल इस पर पूछ रहे थे उनको उत्तर मिल गया होगा। चलिए, ज़रा इस बीच जब हम लोगों ने बातचीत की थी सस्ते शेयरों को लेकर के, उसमें जो है एक जीएमआर एयरपोर्ट का शेयर था। सर क्या करें अभी? जरा प्रदीप जी देखिए यहाँ पे कब रैली आएगी। अभी 1% के आसपास डाउन है, 86 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। काफ़ी सारी क्वेरीज हैं इस पर लेकर के। एक महीने में काफ़ी सुस्ती दिखाई है, करीब 2-2.25% का नेगेटिव रिटर्न ही देखने को मिला है। आपकी टिप्पणी क्या है, कब आएगी रिकवरी यहाँ पर? देखिए, मुझे तो लगता नहीं सर यहाँ पे कोई रिकवरी का पॉसिबिलिटीज अभी बन रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट 90 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। 90 के ऊपर भी ब्रेकआउट पॉसिबल है। 90 के ऊपर जाने के बाद फिर से 98 100 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। तो मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस है हायर टाइम फ्रेम में। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक बार जिनके पास है यहाँ पे वेट कीजिए आप विथ स्टॉप लॉस ऑफ 82 एंड फ्रेश बाय इस काउंटर पे नहीं करना है अभी। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग जो सवाल पूछ रहे हैं, आपको बता दें सवाल पूछने के लिए 1 से 2.5 तक का हमने समय रखा हुआ है। ये हम बिल्कुल आप लोगों के सवाल जो है बीच बीच में हम लेते रहते हैं इसमें, लेकिन इसमें जो है ये समय जो है कोशिश करते हैं कुछ अच्छे ट्रेड ढूंढने के लिए, तो इसमें बहुत ज़्यादा सवाल आप लोग ना पूछें। लेकिन फिर भी एक सवाल का उत्तर रेलवे को लेकर के है। आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर पंकज जी, आईआरएफसी में जो है क्या करना चाहिए? कह रहे हैं कि आईआरएफसी लेकर के बैठे हुए हैं। ये कब लिया हुआ है इन्होंने आईआरएफसी? राधिका राठी जी हैं, कह रही है 26 पर है, 26 रुपये पे लेकर के बैठी हुई है सवाल, और कह रहे हैं कि टारगेट बता दीजिए। सर मैम, आपको सवाल पूछने की ज़रूरत क्या है? 26 रुपये पे आईआरएफसी, मतलब फिर क्या ही बोला जाए। सर कोई टिप्पणी रहेगी आपकी राधिका जी के लिए? सर देखिए, इनके लिए एक 120 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना चाहिए इन्होंने। और ऊपरी लेवल पे 170 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। चलिए तो ठीक है। 26 रुपये में, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आपने 26 रुपये पे लेकर के आप बैठी हुई हैं यहाँ पर। लेकिन 10:30 हो गए हैं, मुझे लगता है पंकज जी को जाना होगा। पंकज जी बहुत बहुत शुक्रिया, चलिए पहले ही चले गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा पे जुड़ने के लिए। ये सर जो है बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए इस बीच जो है कुछ एक और शेयर। सर आपकी कॉल कोई आती रहेगी तो आप मुझे बताते रहिएगा, क्योंकि अब आपसे अगले आधे घंटे कमान जो है वो आपके हाथ में ही है अकेले। पीसी ज्वेलर्स को लेकर के आज काफ़ी लोग सर जानना चाह रहे हैं कि क्या अभी फ्रेश एंट्री कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आप क्या सजेस्ट करेंगे पीसी ज्वेलर्स को लेकर के? अभी कोई गुंजाइश है यहाँ पर? देखिए, बेसिकली दिस इज ए पेनी स्टॉक, और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप 13-12 टका पे इन्वेस्ट करोगे यहाँ पे स्टॉक आपको 50 80 100 भी हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो बेटर है इग्नोर कीजिए। जिनके पास है, कभी भी अगर आपको एक हायर टाइम फ्रेम मिलता है तो इस हायर टाइम फ्रेम में आप एक बार एग्जिट करने का सलाह रहेगा। फ्रेश एंट्री यहाँ पे नहीं रहेंगे। सर जो नीट वेव टेक्नोलॉजी का स्टॉक मैंने बताया था ना, यहाँ पे थोड़ा टारगेट एंड स्टॉप लॉस मैं रिवाइज करना चाहूंगा। देखिए, टारगेट जो अभी आ रहा है, टारगेट थोड़ा हायर टाइम फ्रेम का लिए टारगेट है, तो मुझे लगता है इसमें ना थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है। सो 1890 का जो स्टॉप लॉस है ना, इसको थोड़ा रिवाइज करने का सलाह रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा 1856। इस केस में मैं टारगेट भी थोड़ा रिवाइज करूंगा। देखिए, जो ब्रेकआउट आया है वॉल्यूम के साथ, इसका नेक्स्ट टारगेट ना यहाँ से मुझे लगता है 100 से 150 पॉइंट तो इजीली चलेंगे, लेकिन इसके लिए आपको एक बार मैक्सिमम 4 से 5 दिन, 1 हफ्ता वेट
हो सकता है कि आप वेट करना पड़े आपको। सो एक बार आप स्टॉप लॉस रिवाइज कर लीजिए एंड टारगेट भी आपको ऊपर के आप देखने को मिलेंगे। नहीं, टारगेट तो ऊपर का बता दीजिए। टारगेट रहेगा सर, मुझे लगता है इस केस में जो 1975 पहला टारगेट होगा, सेकंड टारगेट ना रेसिस्टेंस सर फ्रेश 2080, मतलब 2080, उससे पहले नहीं है। तो ठीक, आप एक बार अपना टारगेट भी जो है एक बार लंबा कर लीजिए। चलिए 1975 पहला टारगेट, 2080 दूसरा टारगेट, स्टॉप लॉस 1856 कर दिया गया है। स्टॉप लॉस अगर आपने लगाया हुआ है तो उसे रिवाइज कर लीजिए आप लोग भी। लेकिन हाँ, अब थोड़ा सा टाइम फ्रेम आप लोग चाहें तो बढ़ा दें, 4-5 दिन का समय यहाँ पर लग सकता है। तो ये राय आप लोगों के लिए फ़िलहाल के लिए निकल करके आ रही है। इस बीच जो है टाटा मोटर्स पे सर ज़रा एक निगाह डालिए कि अभी क्या करना चाहिए। काफ़ी क्वेरीज भी है, आज मोमेंटम भी है, 1.5-2% के आसपास का शेयर थोड़ा बहुत चला भी है। अभी क्या करना चाहिए टाटा मोटर्स में? फ्रेश बाइंग की कोई गुंजाइश दिखाई दे रही है क्या यहाँ पर? सर टाटा मोटर लास्ट बहुत दिन से ना देखिए, को एक दिन 1% चलता है तो दूसरे दिन 1% डाउन, तो तीसरे दिन 3% अप, ऐसा हो रहा है। तो मुझे लगता है देखिए टाटा मोटर्स में एकदम फाइनल बॉटम बन चुका है। आप देखेंगे 1160 का ऑल टाइम आसपास उसका हाई था, तो वैसे नीचे आते आते ऑलमोस्ट 579 580 के आसपास आ गया था, तो फिर से बाउंस बैक कर रहा है, बॉटम हो चुका है। आप अगर मिनिमम 1 महीना 2 महीना होल्ड करके जा सकते हो तो टाटा मोटर को आप होल्ड कीजिए। यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है। मुझे लगता है आपका करंट जोन पे अगर बाइंग भी है तो आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, 680 रहेगा स्टॉप लॉस, और आपको अभी होल्ड करके जाना है। मुझे लगता है बहुत जल्दी यहाँ पे आपको 760 एंड 780 का भाव आते हुए दिखेंगे, और एक बार अगर आप कुछ महीना होल्ड करके जाते हो तो आपको यहाँ पे ऑल टाइम भी हाई आते हुए दिखेंगे। नो डाउट दिस इज ए वेरी गुड फंडामेंटल और टेक्निकल स्टॉक है। शॉर्ट टाइम पे थोड़ा ओवर वैल्यूएशन हो गया था, तो इसीलिए अभी ऊपर से नीचे हमें करेक्शन देखने को मिले। बाकी सर इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रिसेंटली जो ट्रम्प जी का एक न्यूज आया था उसमें डील भी कुछ साइन हो रहा है, तो टाटा मोटर्स को भी बहुत सारा बेनिफिट मिल रहा है, तो होल्ड करने का सलाह रहेगा। ठीक सर, चलिए तो ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। इस बीच टाटा की बात चली है तो आज हम देख रहे हैं कि एक शेयर और टाटा का जो आज ट्रेंड में है वो है टाटा केमिकल। हालांकि शेयर में कोई खास मोमेंटम नहीं है, लेकिन जो है ये शेयर जो है वो गूगल ट्रेंड में इस समय छाया हुआ है। सर अभी क्या करना चाहिए टाटा केमिकल को लेकर के? जब नतीजे आए थे तो करीब 56 करोड़ का लॉस कंपनी ने दर्ज किया था। करंट लेवल पे कोई बाइंग के सिग्नल हैं क्या? यहाँ पे फ्रेश बाई के लिए बहुत लोग पूछ रहे हैं, तो 872 873 के आसपास खरीद सकते हैं क्या? सर अभी तो बाई करने का कोई सलाह नहीं रहेगा, फ्रेश बाई मतलब 1 से 2 दिन के लिए, और ब्रेकआउट भी नहीं है फिलहाल। अभी ठंडा है स्टॉक, तो मुझे लगता है 895 इसके ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट आएंगे तो फिर जाके आपको एक बार 960 980 का भाव यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। एक बार आपको वेट करके जाना है। अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो फिर जाके आप बाई करके जा सकते हो, क्योंकि एक सपोर्ट है 760 780 के आसपास। वही सपोर्ट को नहीं ब्रेक किया और फिर से ऊपर आ गया था। फिर से जैसे कि हमने देखा कि मार्केट नीचे आ रहा था उस टाइम पे भी वही सर 760 780 का सपोर्ट लिया और फिर से अभी ऊपर ही आ रहा है। ओवरऑल वीकली चार्ट में पॉजिटिव है, लेकिन डेली चार्ट में और शॉर्ट टर्म ट्रेंड में कोई पॉजिटिव ब्रेकआउट नहीं है। तो एक बार यहाँ पे कंसोलिडेशन करेंगे, कुछ दिन कुछ हफ्ता हो सकता है। फ्रेश बाई आप थोड़ा नीचे कीजिए, 660 650 एक अच्छा जोन है, उस जोन पे आप फ्रेश बाई करके जा सकते हो। उसमें आपका शॉर्ट टू मीडियम टर्म का व्यू होना चाहिए। ये राय यहाँ पर निकल करके आ रही है आप लोगों के लिए। और इस बीच अगले जो है शेयर पे जो है तलाश करने की कोशिश हमारी रहेगी। और अगला शेयर जो कि काफ़ी चर्चाओं, क्या इसकी स्टोरी ख़त्म हो गई सर? वोडाफोन की आज भी काफ़ी जो है ट्रेंड में भी चल रहा था, और फिर मतलब समझ में नहीं आ रहा आप क्या मतलब जो लोग 8-9 रुपये पे वेट कर रहे हैं लेकर के, या कुछ लोगों के पास 7 रुपये के हैं, कुछ लोग 10 के ऊपर भी बैठे हुए हैं, और इस उम्मीद में कि यहाँ कुछ होगा, लेकिन अब तो थका रहा है। ऐसा क्या करें, निकल जाएं सर एक बार के लिए यहाँ से वोडा से? सर मैं डे वन से बोल रहा हूँ, वोडाफोन पे रहने का तो कोई मतलब ही नहीं है। देखिए इनके पास अभी भी 1,50,00,000 के आसपास लॉस डेट है, तो उसका भी इंटरेस्ट वोडाफोन आइडिया को भरना है। कंपनी कब ऊपर होगा, क्या डेली डेली न्यूज़ है। और मैं तो बोलूंगा जहाँ पे दुनिया का फोकस है आप उस पर्टिकुलर स्टॉक से थोड़ा बाहर रहिए। इन्वेस्टमेंट करना यहाँ पे बहुत रिस्की है, यहाँ पे होल्ड करना भी बहुत रिस्की है। लेकिन जिनका इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका है, आप बने रहिए स्टॉक में। फ्रेश बाय तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं करना है। चाहे आपको कोई भगवान आके भी बोले तो इस स्टॉक में अभी नहीं जाना है आपको, क्योंकि देखिए डेली डेली न्यूज, डेली डेली कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रहा है, अल्टीमेटली कुछ नहीं हुआ पे हो रहा है। आप देखिए आज से 2 महीने में भी आप देखेंगे अल्टीमेटली नेगेटिव रिटर्न है। सो यहाँ पे नहीं रहना है। निकल जाइए जिनके पास भी है ना, तो एक बार के लिए
दूर रहिए। यहाँ पर बिना मतलब बीपी हाई करने का कोई फ़ायदा है नहीं। दूसरे ट्रेड हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रेड यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं, हम लोग भी बातचीत कर रहे हैं। वहाँ पर आप लोग देखिए, नज़र जो है डालिए, तो उस पर बहुत लोगों के सवाल कार्यक्रम शुरू होने के बाद से ही सुजलॉन पे हैं। 5 मिनट भी नहीं, 1-2 मिनट और वेट कर लीजिए, इन सभी शेयरों पे बातचीत करेंगे। लेकिन जरा सर, जियो फाइनेंस में जो बीते दिनों में जो रिकवरी थोड़ी बहुत देखने को मिली है, वो क्या कुछ कहानी बदलती हुई दिखाई दे रही है क्या? अब धीरे धीरे करके ये शांति से अब 300 की तरफ बढ़ रहा है, क्या सलाह रहेगी आपकी? जो लोग चूक गए जो 200 के आसपास लेने से जो गिरावट में, क्या अभी भी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए 280, 82, 83 के आसपास? विपुल जी देखिए, जियो फाइनेंस का हमारा बाई कॉल था आप ही के शो में, आई थिंक 215 220 के अराउंड, और उसके इसमें स्टॉप लॉस था 190 के आसपास। तो पहला टारगेट जो था 240 के आसपास, सेकंड टारगेट था 280, ऐसा कुछ था। जी। तो वो डेटा भी हम बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी तो पहला टारगेट आ चुका है, मुझे लगता है इस काउंटर पे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आपको एक बार वेट करके जाना है। प्रॉब्लम होता क्योंकि हमें ना पता नहीं होता है कि क्या होने वाला है एक्चुअल में। तो अगर 200 के नीचे चला जाता उस केस में खराब होता, लेकिन 200 के नीचे नहीं गया, अच्छे से बॉटम बनाया। अब देखिए एक पैराबोलिक पैटर्न बनाया, वीकली फॉर्मेशन है। तो नेक्स्ट टारगेट अभी बन रहा है 320 325 के आसपास। लेकिन ये भी आएंगे, कोई ट्रेडिंग करने वाला सिचुएशन यहाँ पे है नहीं, इन्वेस्टमेंट आपको करना है। जिनके पास है आप बने रहिए, प्रॉफिट बुकिंग आपको नहीं करना है, और फ्रेश एंट्री यहाँ पे नहीं करना है। फ्रेश एंट्री आप अगर कभी भी आपको 260 265 के आसपास मिलता है, उस केस में आपको फ्रेश एंट्री करना है। ये सर हिंदुस्तान कॉपर में क्या हो रहा है? यहाँ पे काफ़ी लोग अब बुलिश होते हुए दिखाई दे रहे हैं धीरे धीरे करके, और ये कॉपर के अंदर हम देख रहे हैं रिकवरी भी आती हुई दिखाई दे रही है। अभी करंट लेवल पे आज भी हम देख रहे हैं कि रिकवरी 240 के आसपास पहुँच गया है। क्या टारगेट हो सकते हैं सर, और क्या फ्रेश एंट्री की गुंजाइश है क्या यहाँ पे? देखिए हिंदुस्तान कॉपर बेसिकली अभी आप देखेंगे 240 के आसपास चल रहा है। तो बेसिकली देखिए 225 220 के आसपास एक अच्छे से बेस बनाया, बेस बनाने के बाद अभी घूम गया है स्टॉक। लेकिन जो रेजिस्टेंस है 275 280 उससे पहले नहीं है। तो बने रहिए, जिनके पास है यहाँ पे एग्जिट आपको नहीं करना है, लेकिन फ्रेश एंट्री भी आप करके जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे लगता है 285 290 वहां पे जाके एक बार थोड़ा धीरे हो सकता है। फिलहाल अभी तो कोई चार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। फ्रेश एंट्री के लिए क्या बोला, नहीं करना है अभी? नहीं, फ्रेश एंट्री आप करके जा सकते हो। 235 240 इज अ वेरी गुड जोन। मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको 285 एंड 290 के जोन आपको मिलेंगे। उससे पहले कोई रेसिस्टेंस नहीं है। लास्ट बार जब स्टॉक गिरा था ना, उस टाइम पे 298 300 के आसपास भाव था। तो उससे पहले तो अभी फिलहाल तो कोई रेसिस्टेंस नहीं है। 220 के आसपास एक रेसिस्टेंस था, उसके ऊपर सक्सेसफुली क्रॉस हो चुका है। तो यहाँ पे आप एक बार फ्रेश बाय भी करके जा सकते हो। चलिए ठीक, ये रहा यहाँ पर निकल करके आती हुई। अब थोड़ा कुर्सी की पेटी थाम लीजिए, और जिन लोगों के भी सवाल सुजलॉन को लेके, आर पावर को लेके, एनटीपीसी को लेकर के, एसजेवीएन को लेकर के, इन तमाम शेयरों को लेकर के थे, अब उन शेयरों पे बातचीत करने हम जा रहे हैं। शुरुआत अच्छा, इससे पहले शुरुआत करें ऑफिस इंग्लिश जोन करके हमारे एक दर्शक हैं, वो कह रहे हैं प्रदीप दा यू रॉक। तो सर आपके प्रशंसक लगातार जो है वो जो है कुछ ना कुछ आपके बारे में टिप्पणियाँ करते रहते हैं, और रॉक कर रहे हैं आप इस समय। शुरुआत एरिडा के साथ ही कर दीजिए सर, और शुभ रहती है एरिडा के साथ शुरुआत। आधे % की आसपास की मजबूती है, लेकिन ये दायरे में एक फंसा हुआ है, और हो गया समय इसको एक रेंज में फंसे हुए। 172 173 अभी चल रहा है। क्या संभावनाएं दिखाई दे रही हैं? काफ़ी हलचल हो रही है, और डिफेंस चल गया, रेलवे में भी गतिविधि आ गई, सबकी निगाहें लगी हुई है कि अब पावर के अंदर कुछ होने वाला है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अभी एरिडा को लेकर के? देखिए विपुल जी, मुझे लगता है जिनके पास है उनको बने रहना है। और 172 के आसपास अभी चल रहा है। आप देखेंगे 46,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, और 1,600 करोड़ के आसपास ऑलमोस्ट नीट प्रॉफिट भी पोस्ट किया है। तो ओवरऑल गुड है। आप देखेंगे ऑल टाइम जब लो गया था उस टाइम पे 50-60 के आसपास था, अच्छा से बाउंस बैक भी किया। तो यहाँ पे एक बॉटम बना लिया, जितना नीचे आना था आ चुका है। 289 290 के आसपास ऑल टाइम हाई था, तो बॉटम भी बना लिया। 138 के आसपास 52 वीक लो भी है, तो अभी ऊपर आ रहा है। बने रहिए, होल्ड कीजिए। नेक्स्ट 3 से 6 महीना आप देखेंगे इस काउंटर को 200 क्रॉस करते हुए। एक बार होल्ड करने का सलाह रहेगा। एक बार होल्ड करने की सलाह है अभी फिलहाल के लिए एरिडा को। एसजेवीएन सर 101.50 का लेवल देखने को मिल रहा है। अभी 120-22 जिन लोगों की खरीद है, 115 की खरीद है, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? और क्या 101 के आसपास फ्रेश बाइंग की कोई सलाह रहेगी क्या एसजेवीएन में?
देखिए विपुल जी, ऑल टाइम जो हाई था वहां से ना ऑलमोस्ट 45% नीचे आया था। अभी भी फिलहाल ऑलमोस्ट 35% नीचे है। लोअर टाइम फ्रेम से एक बार 10% अप मूवमेंट हुआ है, तो मुझे लगता है यहाँ पर भी 1,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है, तो होल्ड करने का सलाह रहेगा। लेकिन ऐसा कोई चीज नहीं है कि एसजीवीएन के अंदर कि आपको नेक्स्ट 1-2 हफ्ते में ही कुछ ज्यादा मिल जाएंगे। बॉटम हो चुका है एंटायर पावर काउंटर्स में, अभी एक थोड़ा रैली आ रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे आपको बने रहना है। फ्रेश बाय भी आप करके जा सकते हो, ऐसा कोई चीज अभी इसमें है नहीं कि यहाँ से नीचे आ जाएंगे, मैं तो ऐसा नहीं देखता चार्ट में। तो मुझे लगता है कि जिनके पास अभी एसजीवीएन है उनको एक बार 92 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और बने रहना है। ठीक है सर, ये कब ब्रेकआउट देगा आपका एनएचपीसी? बहुत सवाल हैं, बहुत रिटेलर्स हैं, मतलब नज़दीक पहुंचता है फिर मतलब लालच दिखा करके वापस चला जाता है। कितनी बार आपसे चर्चा हो गई, पेशेंस चेक कर रहा है काफ़ी। क्या आप एग्जिट कर लें, या जब इतने दिन तक रुके हैं जो लोग, उनको अभी भी वेट करना चाहिए? विपुल जी, आपने मुझसे जितना बार बताया, आई थिंक लास्ट 2 हफ्ते में हमने 8 से 10 बार डिस्कशन कर लिया, और मैंने आपको हर बार यही बोला कि 92 के आसपास एक रेसिस्टेंस है। देखिए, जब 92 क्रॉस नहीं करेगा ना, स्टॉक भागेगा नहीं। अभी 86 87 चल रहा है, मुझे लगता है एक बार 84 82 भी आ सकता है। अभी कंसोलिडेशन पैटर्न चल रहा है वीकली बेस पे, तो जब भी कोई भी स्टॉक वीकली बेसिस पे कंसोलिडेशन में चलता है ना, वो बहुत सारा हफ्ता लाइक एटलीस्ट नेक्स्ट 8 से 10 हफ्ता तो चलेगा नहीं। तो 8 से 10 हफ्ता अभी भी ऐसे ही ठंडा रह सकता है, तो 92 इसके ऊपर ही यहाँ पे ब्रेकआउट रहेगा। फ्रेश बाय यहाँ पे नहीं करना, एक बार जो जिनके पास है बने रहने का सलाह रहेगा। आज काफ़ी दर्शक कह रहे हैं सर मैं पीएफसी में फंसा हुआ हूँ। पीएफसी पे कोई व्यू रहेंगे अभी आपके, जो लोग पीएफसी में फंसे हुए हैं, या फिर पीएफसी में बाय करना चाह रहे हैं? 400 410 12 के आसपास चल रहा है। एक महीने में काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है, 1-2% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है पीएफसी में। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? सर, अभी तक जो भी पावर्स काउंटर को लेके हमने बात किया ना, सबसे बढ़िया फंडामेंटल है पीएफसी का, क्योंकि देखिए 30,000 करोड़ का प्रॉफिट। आजकल तो एक एक कंपनी से 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ भी प्रॉफिट पोस्ट नहीं कर पाते। जहां पे हम देखेंगे पीएफसी का नीट प्रॉफिट, मतलब टैक्स फैक्स सब कुछ कट के 30,000 करोड़ का प्रॉफिट है। मार्केट कैप है 1,35,000 करोड़ के आसपास। तो मुझे लगता है यहाँ पे आपको बाय करके रखना चाहिए लॉन्ग टर्म के व्यू से। और 412 415 ये एक बहुत अंडर वैल्यूएशन पे अभी ट्रेड हो रहा है। बहुत जल्दी आपको, अगर आपके व्यू नेक्स्ट 6 से 8 महीना हो ना, बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 470 480 का भाव देखने को मिलेंगे। और जिस दिन 485 ब्रेक करेगा और उसके बाद वीकली बेसिस पे सस्टेन करेंगे, तो यहाँ पे बहुत जल्दी हमें यहाँ पे 500 का लेवल भी आते हुए दिखेंगे। चलिए, मुझे लगता है जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा। अभी होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। बहुत सवाल है सर आज, जो है ना, मतलब पावर 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 ही हो रखा है। अब जरा सुजलॉन पे आ जाइए। बहुत 3-4 तरह के सवाल हैं। क्या ब्रेकआउट आ गया है? 62 पे जो ब्रेकआउट की बात हो रही थी, फ्राइडे को क्या लेवल जो क्रॉस किए हैं, आप उसके बाद कैसे देख रहे हैं? नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, और क्या इस रैली में कहाँ तक जाता हुआ ये शेयर दिख रहा है? और क्या यहाँ पर कोई फ्रेश बाई की गुंजाइश है अब सुजलॉन के अंदर? क्योंकि काफ़ी एनएचपीसी की तरह पेशेंस इसने भी चेक किया है, और उसके बाद ये 62 के लेवल को तोड़ा है। आज 64 का लेवल देखने को मिल रहा है, 63 के आसपास। क्या 65 दोबारा एक रुकावट बनेगा, या फिर ये रफ्तार चलती रहेगी? आपकी टिप्पणी। देखिए विपुल जी, मैंने आपको बताया था फ्रेश बाई तो यहाँ पे नहीं करना है। लास्ट दिन भी मैंने बताया, जिनके पास है आप बने रहिए। मुझे लगता है एक ब्रेकआउट आया है 60 के ऊपर। और अभी तो बहुत सारे व्यूअर्स जो हमें डेली फॉलो करता है, उनको भी पता है कि मेरा जो स्टेटमेंट है इजीली नहीं बदलता अगर फंडामेंटल और टेक्निकली ज्यादा कुछ चेंज नहीं होता है। तो मुझे लगता है 58 के ऊपर ना एक ब्रेकआउट आया था। 58 59 मल्टीपल टाइम टेस्ट हो रहा था। आप देखिए चार्ट में लगातार 2 से 3 4 हफ्ता टेस्ट हो रहा था, 58 के ऊपर ही सस्टेन नहीं कर पा रहे थे। तो अभी जो 64 63 के आसपास आया है, मुझे लगता है आपको बहुत जल्दी 68 69 एक टारगेट आते हुए दिखेंगे। तो जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा। लेकिन इन केस में रिस्की स्टॉक है, आपको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस रहेगा आपका अभी 57 फाइनल स्टॉप लॉस रहेगा। कभी भी अगर नीचे आता है कुछ भी न्यूज के कारण, आपको 57 स्टॉप लॉस से निकल जाना है। फिलहाल होल्ड कीजिए, 69 कमिंग सून। अब जब अच्छा, एक बात मुझे बताइए, क्योंकि सुजलान पे सवाल काफ़ी ज़्यादा है। अगर यहाँ से आप मान रहे हैं कि 5 से 6 रुपए की रैली आ सकती है,
तो 5-6 रुपए रैली के लिए फ्रेश बाई क्यों नहीं कर सकते हैं? आप मना क्यों कर क्योंकि रहे विपुल जी ये ना एक जो क्वेश्चन है बहुत ही स्पेसिफिक एंड सब्जेक्टिव है, हैं? क्योंकि हर कोई इन्वेस्टर उनका एक अलग सा पर्सनालिटी एक बिहेवियर रहता है। तो मैं जो एनालिस्ट हूँ मेरा अलग एक बिहेवियर है, तो मेरा बिहेवियर के अकॉर्डिंग मैं ना 5 to 6 रुपीज के लिए कोई भी स्टॉक में या तो जिसका फंडामेंटल थोड़ा खराब है मुझे लगता है वहां पे मैं बाई नहीं करता। हम्म। जैसे कि मैं ऐसे काउंटर पे देखिए इंटरडे पे भी जैसे मैंने स्टॉक बताया नीट वेट अभी बताया था, देखिए अभी डे हाई पे है। हम्म। तो इसमें मेरा एक कॉन्फिडेंस रहता है, अगर मान लो आज दिन के दौरान नीचे भी आ गया ना तो मुझे पता है नेक्स्ट 3-4 दिन में 5 दिन में यहाँ पे कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। लेकिन सुजोनन वाला जो केस है ना हर जगह न्यूज पे मीडिया पे है, तो 5-6 टका के लिए तो मैं बाई नहीं करूंगा लॉन्ग टर्म में। तो इसीलिए एक बार यहाँ पे आपको अगर आप लॉन्ग टर्म व्यूअर्स हो, अगर आपको रियली फंडामेंटल टेक्निकल देख के पैसा बनाना है तो एक बार अवॉइड करना है। चलिए, जिनके पास है 68-69 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, नहीं है तो बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है प्रदीप जी यहाँ पर फ्रेश बाई करने के लिए कि 5-6 रुपए के लिए वो खरीदारी करने के लिए उनका अभी दिल गवाही नहीं दे रहा है। बाकी आप लोग अपने हिसाब से अपने ट्रेड ले सकते हैं। चलिए, ये बात हो गई। दूसरा सवाल जो आया हुआ है वो है रिलायंस पावर में जो शानदार रैली देखने को मिली थी, और अब उसके बाद हम देख रहे हैं रिलायंस पावर में आज आ रही है प्रॉफिट बुकिंग। करीब 2% के आसपास की गिरावट जरूर यहाँ पर देखने को मिल रही है। 51 का लेवल यहाँ पर बना हुआ है, काफ़ी शानदार मूव रहा है। और कुछ एक खबरें थी जिसकी वजह से काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली, खासतौर से रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसको लेकर के जो कंपनी का जो इस तरीके से एक्सपोजर बढ़ रहा है और विदेशी निवेशकों ने जो है जो हिस्सा खरीदा है, ये 2-3 ट्रिगर हैं जिसकी वजह से सर ये अच्छा रैली यहाँ पर रही है। अभी क्या करना चाहिए इस रैली के बाद आज जो सुस्ती मिल रही है? देखिए मुझे लगता है कि पर्टिकुलर ये स्टॉक अभी एक जो रेसिस्टेंस था ऑलमोस्ट 43-42 के आसपास उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है सक्सेसफुली। अभी एक रेसिस्टेंस है 54 के ऊपर अगर सस्टेन किया तो नेक्स्ट हमें 80 तक देखने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ पे अभी बाई करने का सलाह नहीं रहेगा। 54 के ऊपर अगर जाता है उस केस में आपको बाई करना है। 54 के ऊपर वीकली फ्राइडे वाला क्लोजिंग चाहिए मुझे, देन आप 75-80 का टारगेट पकड़ के चल सकते हो, लेकिन फ्रेश बाई अभी भी नहीं करना है। जिनके पास है बने रहने का सलाह रहेगा। और मुझे लगता है एक बार आपको 48-47 के आसपास भी मिल सकता है, तो एक बार घबराने का कोई बात नहीं है। अच्छे लोअर टाइम फ्रेम में बहुत वॉल्यूम हुआ है। देखिए ऐसा तो एक टाइम पे बहुत आपको भी पता है 300-400 रुपया में ट्रेड होता था, उसके बाद पूरा नीचे आ गया। 2000 अगर 9-10 के हम बात करेंगे उस टाइम पे तो 230-250 के आसपास था। तो फिलहाल अभी 50 के आसपास चल रहा है। 54 के ऊपर एक ब्रेकआउट आएगा सर। चलिए, 54 रुपए के ऊपर एक ब्रेकआउट है, वहाँ खरीद सकते हैं। नीचे अगर 48-47 पे मिले तो भी खरीद सकते हैं ना? हाँ सर। हाँ, नीचे 47-48, ऊपर 54 के ऊपर तो अभी नहीं खरीदना है। जिनको खरीद फ्रेश बाइंग के लिए जो लोग सोच रहे हैं उनके लिए ये सलाह है। तो ये राय यहाँ पर जो है रिलायंस पावर पे हो गई। अदानी पावर पे भी काफ़ी लोग पूछ रहे हैं यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्योंकि अब पावर में जो है धीरे धीरे करके रिकवरी का टाइम आ रहा है। अच्छा मानसून है, गर्मी अच्छी पड़ रही है, तो पावर ही अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है यहाँ पर, जो वो रिकवरी आनी चाहिए वो सर मुझे लगता है कि आप एक हफ्ते के अंदर देखेंगे। और इसीलिए पावर पे हमारा फोकस भी थोड़ा सा इधर बीते दिनों में बढ़ा है। और डिफेंस में जब रहा उसके बाद हमने डिफेंस में काफ़ी अच्छी रैली भी देखी। अब अदानी पावर में क्या करना चाहिए? 1.5% के आसपास की मजबूती है यहाँ पर। किन लेवल्स पे एंट्री की जा सकती है और जिनके पास है उनके लिए कौन से लेवल आप सजेस्ट करेंगे? देखिए विपुल जी मुझे लगता है कि अदानी पावर को लेके तो आपको टेंशन करने वाला कोई सिचुएशन है ही नहीं। जब तक 500 के ऊपर है कोई यहाँ पे प्रॉब्लम है ही नहीं। 495 से लेके 490 एक जोन है, इस जोन पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट है। तो मुझे लगता है अगर आपके पास एक शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म का व्यू है तो 490 आपका एकदम फिक्स्ड एंड फाइनल स्टॉप लॉस होना चाहिए। अभी स्टॉक एक रैली में है, फॉलो अप बाइंग आ रहा है, बॉटम बना लिया है। मुझे लगता है बहुत जल्दी यहाँ पे 600 और उसके ऊपर 650 ऑल टाइम हाई भी आते हुए दिखेंगे। तो होल्ड करने का सलाह रहेगा, बने रहिए स्टॉक में। ठीक। एक कंपनी है सर सोलर इंडस्ट्रीज, आज उस पर भी काफ़ी लोग जानना चाह रहे हैं। 3.25% ऊपर पावर में है, आज थोड़ा सा मोमेंटम बनता हुआ। सोलर इंडस्ट्रीज पे अभी 3.25% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। 20-21% चला है एक महीने में। हालांकि शेयर काफ़ी महंगा है, 15,850 का अभी लेवल देखने को मिल रहा है, 870 के आसपास। आप क्या सजेस्ट करेंगे? जिनके पास है क्या करना चाहिए? देखिए ऑलरेडी ना लास्ट जब ब्रेकआउट आया था ऑलमोस्ट 12,300 के आसपास, उसके बाद से चल रहा है स्टॉक। एंड यहाँ पे एक वीकली बेसिस पे ब्रेकआउट है।
ब्रेकआउट के बाद ऑलरेडी 12,000 के बाद ना नॉन स्टॉप चल रहा है, तो इस रैली में हो सकता है कि एक बार आपको 16,200-300 भी मिल जाए, लेकिन मेरा एक बार ऐसा मानना है कि प्रॉफिट बुक करने का सलाह है। लगातार रेस्ट नहीं लिया, ऐसा तो नहीं हो सकता कि दौड़ते चले जाए रेस्ट विदाउट एनी रेस्ट, तो एक बार प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। मुझे लगता है बहुत जल्दी ना यहाँ पे आपको एक बार 8 to 10% का करेक्शन मिल सकता है। फिलहाल वो नेगेटिव करेक्शन नहीं होगा, वो एक हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग होगा। उस प्रॉफिट बुकिंग में आपको फिर से ऐड करना है। ये यहाँ पे एक बार आपको, मुझे बहुत डर लग रहा है चार्ट को देख के, क्योंकि इतना लंबा रैली प्रॉफिट बुकिंग नहीं आया, तो एक बार सेफ खेलना बेटर रहेगा। यहाँ पे बाई नहीं करना है। अगर आपको बाई करके चलना है तो एक बार जैसे कि फिर से एक बार रिटेस्ट हो सकता है कि 13,800 14,000 के आसपास, मतलब फ्रेश यहाँ से 1,000 पॉइंट 1,500 पॉइंट तो मिनिमम बहुत ही मुझे लगता है कि नीचे आने का हाई पॉसिबिलिटीज है। तो एक बार आपको वेट कीजिए, उसके बाद जाके आप यहाँ पे फ्रेश एंट्री कीजिए। तो यीनुक झीनुक नाम से इन्होंने वाईटी झीनुक नाम से आईडी बनाई हुई थी, इनके भी सवाल थे इसको लेकर, काफ़ी लोगों के सवाल थे। खैर चलिए, इस बीच से जो है टाटा पावर सुरक्षित है सर, कंपनी अच्छी है, ग्रुप अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, पर शायद पावर ही नहीं चल रहा है। 403 के आसपास, 400 के ऊपर निकल गया है, क्या अब करना चाहिए 403 के आसपास? देखिए टाटा पावर का नेचर है, टाटा पावर आपको 1-2 दिन में नहीं भागेंगे, ये धीरे धीरे चलेंगे। हाँ, तो एक बार आपको होल्ड करके जाना है। बहुत जल्दी आपको ऑल टाइम हाई भी आते हुए दिखेंगे जो 485 के आसपास है, जो जिनके पास है बने रहने का सलाह रहेगा। देखिए एक जो 330 340 के आसपास से घुमा है स्टॉक, और अभी 380 के ऊपर भी एक रेसिस्टेंस था, उसके ऊपर भी अभी आ चुका है, 400 के ऊपर भी अभी ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है एक बार आपको 390 395 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे टेंशन करने वाला कोई सिचुएशन नहीं है। पावर ग्रिड में कॉन्फिडेंस बन रहा है कुछ, जिस तरीके से पिटाई हुई थी और अब जिस तरह की रिकवरी है 301 302 के आसपास? देखिए सर, पावर ग्रिड भी ना बहुत धीरे चलता है। मतलब आप टाटा पावर से कंपेयर करेंगे पावर ग्रिड को, तो इससे भी ज्यादा धीरे चलता है पावर ग्रिड। तो ये एक बार तो सर यहाँ पे टाइम करेक्शंस के लिए वेट करना है। 320 के आसपास एक रेसिस्टेंस है, 320 के ऊपर चलेगा तो इस स्टॉक कुछ रन यहाँ पे हो सकता है। फिलहाल आपको एक बार वेट करना है। फ्रेश बाय मैं पावर ग्रिड पे नहीं दूंगा, क्योंकि बहुत आपको वेट करना पड़ेगा सर इसमें। अब जरा एक दो छोटे शेयर हैं, ये 15 रुपए का जेपी पावर कैसा लग रहा है आपको? क्योंकि पावर अगर चलेगा तो कुछ ना कुछ परछाई जो है यहाँ पर आएगी, और अभी जेपी पावर में थोड़ी सी यहाँ पर भी सुस्ती रही है। आप कैसे देख रहे हैं 15 रुपए के ऊपर जेपी पावर को? देखिए ये बेसिकली पेनी स्टॉक है, और मुझे लगता है यहाँ पे रैली पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है। फ्रेश इन्वेस्टमेंट जिनके पास है बने रहिए। आपको एक बार 18 रुपीज और उसके बाद 20 टका के आसपास टारगेट बन सकता है, लेकिन फ्रेश बाय इस काउंटर पे नहीं करना है। JSW एनर्जी में करना है, रिजल्ट अच्छे रहे थे, बाकी चीज़ें भी ठीक दिखाई दे रही हैं, आज भी 1.25% ऊपर है बाकियों के मुकाबले, नेगेटिव रिटर्न के मुकाबले एक महीने में 5-6% चला भी है, 400-500 रुपये के आसपास, 503 के आसपास चल रहा है अभी। देखिए लास्ट ना 5 मंथ का एक सपोर्ट है, ऑलमोस्ट 5 मंथ का सपोर्ट है, ऑलमोस्ट 450 के आसपास, 460 के आसपास। तो 450 440 के आसपास वो सपोर्ट ना ब्रेक नहीं हुआ, इस बार वैसे ही बाइंग आ रहा है। एक अच्छा जो करेक्शंस है वो भी हो चुका है। तो मुझे लगता है अगर आप पावर में जाना चाहते हो तो JSW एनर्जी लिमिटेड मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको बाई करना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे रिस्क आपका बहुत कम रहेगा। तो अगर इस केस में आप बाई करके चलते हो, 500 के आसपास अभी चल रहा है, आपका 440 रहेगा फाइनल स्टॉप लॉस। आपको यहाँ से जस्ट 60 रुपीज स्टॉप लॉस लेना है, लेकिन इस केस में आपका टारगेट आएंगे, पहला टारगेट आएगा 580, और उसके बाद अगर पावर चलता है और जब पूरा थीम चलेंगे आपको ऑल टाइम भी हाई यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। लेकिन आपको जिंदगी में बस 40 रुपीज ही यहाँ पे मैक्सिमम रिस्क है, क्योंकि 40 रुपीज अगर नीचे जाता है तो इस केस में पूरा खराब हो जाएगा स्ट्रक्चर। तो मुझे लगता है JSW एनर्जी आपको लेके चलना चाहिए। टोरेंट पावर में क्या दम है सर, कुछ दम है क्या यहाँ पर? 1430 के आसपास चल रहा है, हालांकि पिटाई काफ़ी हुई है, एक महीने में 8-9% का नेगेटिव रिटर्न रहा है, पर यहाँ पे कोई चांसेस है रिकवरी के? देखिए मुझे लगता है कि रिकवरी तो अभी हो रहा है, लेकिन अभी ये जो बॉटम बनाया है कंफर्म नहीं है, एक कंसोलिडेशन पैटर्न में चल रहा है। वीकली चार्ट देखेंगे, लगभग जो लोअर टाइम फ्रेम एक सपोर्ट है 1380 के आसपास, 1380 1375 के आसपास एक सपोर्ट है। तो मुझे लगता है यहाँ पे फ्रेश बाई तो फिलहाल अभी नहीं करना चाहिए, और ब्रेकआउट भी नहीं है। टाइम करेक्शन के लिए एक बार थोड़ा घुमाएगा, थोड़ा बहुत दिन आपको स्टॉक, तो इसमें आपको एक बार बने रहना है। फ्रेश बाई इस काउंटर पे नहीं करना है आपको। पावर में कोई अच्छा शेयर अभी आपको लग रहा है जहां पे फ्रेश एंट्री की जो सलाह यहाँ पर आप अपडेट करना चाहेंगे? सुजलॉन में देखिए जैसे कि मैंने बताया, JSW स्टील मुझे अच्छा लगता है, टाटा पावर मुझे अच्छा लगता है,
और अदानी पावर मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि ये तीन काउंटर बहुत ही बेटर है। बाकी जो भी स्टॉक्स में ओवरऑल हमने बात किया है, ऐसा नहीं है कि स्टॉक खराब है। बाकी आर पावर और एक दो पावर पेनी स्टॉक है, इसको आपको नहीं लेना है। बाकी मेरा फेवरेट हिस्सा रहेगा टाटा पावर, अदानी पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, क्योंकि इसका अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही अच्छा फेवरेबल आ रहा है। तो तीनों स्टॉक के साथ मैं जाना पसंद करूंगा। ठीक, चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई, इसी के साथ इस सेगमेंट को करते हैं समाप्त। नया सेगमेंट हमारा ब्रोकर बोले। ब्रोकर बोले तमाम शेयरों के खंगालने के बाद 3-4 शेयर लेकर के आते हैं इस सेगमेंट में हम। हर्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर्ष, बताइए आज की पहली कंपनी कौन सी होगी? जी, पहली कंपनी जीएमआर एयरपोर्ट। और निवेशक जो है एक आंकड़े पे फंसते हमने देखा एक लंबे समय से यहाँ पर। अब देखिए, जेफरीज की एक रिपोर्ट आई, यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी और 100 रुपये का टारगेट दिया, यानी मौजूदा भाव से करीब 15% का अपसाइड दिख रहा है। क्यों दिख रहा है इनका? देखिए, साफ तौर पर यह कहना है कि जो कामकाजी मुनाफा है वो उम्मीद से बेहतर रहा है। जिस तरीके से जो एयर पैसेंजर ट्रैफिक है बढ़ता हुआ दिखा है, उसका फायदा इनको मिला है। साथ ही नॉन एरोनॉटिकल यहाँ पर, यानी कि जो साफ तौर पर जो रेवेन्यू आता है एयरपोर्ट्स के दूसरे सोर्स के जरिए, वो भी बढ़ता हुआ दिखा है। लैंड मोनेटाइजेशन से यहाँ पर स्थिति और मजबूत होती हुई दिखी, कमाई बढ़ती हुई दिखी यहाँ पे कंपनी की। और साथ ही यहाँ पे जो यहाँ पे ब्रोकरेज की तरफ से कहा जा रहा है FY25 के लिए यहाँ पे जो एबिटा ग्रोथ है वो 27% साल से साल के हिसाब से, और जबकि वित्त वर्ष 2026 के लिए 45% की एबिटा ग्रोथ देखने को मिल रही है। और इतना बड़ा जंप ये इसलिए मान के चल रहे हैं क्योंकि जो नए टैरिफ नियम्स आए हैं उसको लेकर ये काफ़ी पॉजिटिव है। क्योंकि हम सब अपने व्यूअर्स को बता दें कि अभी कुछ वक्त पहले ही एयरपोर्ट इकोनॉमिकल रेगुलेटरी जो है यहाँ पर उन्होंने नए नियम जो टैरिफ थे वो लगाए थे, लागू किए थे, और उसका असर साफ तौर पे यहाँ पे जीएमआर एयरपोर्ट के रेवेन्यू में एक पॉजिटिव वे में, एक अच्छे पॉजिटिव वे में बढ़ता हुआ दिख सकता है। साथ ही इनका ये कहना है, कुछ पॉइंट्स उन्होंने कहा, एक तो पहला जो है हम लोगों ने आपको बताया कि टैरिफ का जो रिटेल है उससे पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ दिखेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो रियल एस्टेट मोनेटाइजेशन उसका फायदा मिलेगा। तो ये तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से उनको लगता है कि 100 का टारगेट अचीव किया जा सकता है। ठीक, 100 का टारगेट, ये तो मतलब जो है ये सवाल ऐसा है कि मुझे लगता है कि बीते 1-2 महीने में कम से कम 20-25 बार तो हम पूछ चुके होंगे अपने एक्सपर्ट से 100 कब पार करेगा जीएमआर एयरपोर्ट। सर, जेफरीज की रिपोर्ट है, आपकी टिप्पणी, 100 का टारगेट फाइनली जो है दिया गया जेफरीज की तरफ से, आपको क्या लगता है? सर, मेरा मानना ऐसा है कि देखिए, अगर आप मंथली हाई भी देखेंगे ना तो ऑलमोस्ट 92 के आसपास आ रहा है। उससे प्रीवियस मंथ देखेंगे फिर भी 88 के आसपास आ रहा है। तो 92 क्रॉस हो नहीं पा रहा है, 86 के आसपास है, नीचे ही आ रहा है चार्ट। और लास्ट महीना जो रैली आया 77 के आसपास, ऑलमोस्ट 89 हो गया था, लेकिन फिर भी 90 क्रॉस हो नहीं पाया। तो चार्ट सर यही बोल रहा है, एक बार होल्ड करके जाइए, वेट कीजिए, आपको एक बार कभी भी 82 83 मिलेगा अगर आप बाई करना चाहते हो। वैसे तो मेरा फेवरेट काउंटर है नहीं, अगर आप बाई, अगर जो व्यूअर्स है व्यूअर्स बाई करना चाहते हैं तो उनके लिए उनको एक बार वेट करना चाहिए। देखिए, लास्ट भी नीट प्रॉफिट पोस्ट किया था ऑलमोस्ट 800 करोड़ के आसपास लॉस में, तो फंडामेंटल उतना तगड़ा नहीं है। तो एक बार अगर आपको लेना है तो माय व्यू पॉइंट इज, पहले आप 100 के टारगेट के लिए ना बाय कीजिए। अगर 100 जाता है उस केस में आप बाय कीजिए, क्योंकि 100 के ऊपर में जो रैली होगा ना वो फ्रेश रैली होगा। उस रैली में आपको बहुत जल्दी 100 के ऊपर से आपको 125 130 का इजीली आपको 25% 30% का रिटर्न देंगे। लेकिन इस जोन पे ना बहुत कंफ्यूज्ड है, मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस हो रहा है, तो एक बार इस काउंटर पे आपको अवॉइड करना है। ठीक, चलिए अगली तो कंपनी की तरफ बढ़ते हैं और हर्ष से पूछते हैं कहाँ पर ब्रोकर्स बुलिश हो रहे हैं। हर्ष, बताइए। एक और कंपनी यहाँ पे और रिटेल निवेशकों की काफ़ी अच्छी ज़्यादा पार्टिसिपेशन है यहाँ पे। अशोक लेलैंड की बात करते हैं, यूबीएस की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह दी और 295 रुपीज़ का टारगेट दिया है। सबसे पहले तो उनका कहना है कि बिजनेस साइकिल कमज़ोर होने के बावजूद जो है वो नंबर्स बहुत शानदार रहे हैं। आगे भी स्थिति जो आने वाले क्वार्टर्स है उनको स्थिति बेहतर दिख रही है। तीसरी चीज़ इन्होंने बड़ी चीज़ कही कि मार्जिन्स जो हैं, आप जो इस सेगमेंट में जो टॉप लीडर है उसको बराबर टक्कर देते हुए दिख रहे हैं मार्जिन्स के मामले में। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो काफ़ी मजबूत है और वैल्यूएशन जो है वो अट्रैक्टिव लग रहे हैं इनको। साथ इनका कहना है कि 2 बड़े कारण, एक तो लोअर इंटरेस्ट है यहाँ पर, लोअर रेट देख रहे हैं, और उसके अलावा जो फ्यूल्स के दाम है वो कम है, तो वो भी एक पॉजिटिव ट्रिगर के तौर पर स्टॉक के लिए बने हुए हैं। 295 का टारगेट जो है दिया जा रहा है यहाँ पर जो है अशोक लेलैंड पे। अशोक लेलैंड पे अभी थोड़ी देर पहले बात भी हो रही थी सर, पंकज जी से शायद हुई थी। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर अशोक लेलैंड को लेकर के? अभी 237 238 के आसपास चल रहा है, 295 के टारगेट। अशोक लेलैंड को लेके मैं पॉजिटिव हूं, मुझे लगता है जो 237 के आसपास चल रहा है, दिस इज ए गुड जोन, वैल्यू जोन, और फंडामेंटल भी बहुत बढ़िया कंपनी है। 3000 करोड़ के ऊपर मार्केट कैप है, 3000 करोड़ के ऊपर अपना नीट प्रॉफिट है पोस्ट किया है, तो फंडामेंटल पे कोई क्वेश्चन तो है ही नहीं।
मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको पहला टारगेट होना चाहिए 260। अगर 262 के आसपास 52 एक हाई है, अगर उसके ऊपर सस्टेन करते हैं तो उस केस में आपको 285 एंड 300 का टारगेट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एक बार होल्ड करने का सलाह रहेगा। फ्रेश बाय भी आप कर सकते हो इस काउंटर को, तो बने रहिए। फ्रेश बाय अगर आप करते हो इस केस में आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 205 पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 300 बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, चलिए तीसरी कंपनी के बारे में जानते हैं। हर्ष, तीसरी कंपनी कौन सी तीसरी है? कंपनी ग्रीन स्टॉक है यहाँ पर, और एनटीपीसी की हम लोग बात कर लेते हैं। तो जेफरीज की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी है, 490 रुपये का टारगेट दिया, एक बड़ा टारगेट इन्होंने दिया है। क्यों दिया है? सबसे पहले तो उनका यही कहना है कि जो मार्केट को एक्सपेक्टेशन थी उससे नंबर काफ़ी बेहतर रहे हैं। दूसरी चीज़ इनका यहाँ पे ये कहना है कि रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस में जो टारगेट है वो मतलब मार्जिन जो है वो 90% अचीव करते हुए दिखे हैं। ये एक पॉजिटिव ट्रिगर इनको लगता है। इसके अलावा इनका कहना है कि एनटीपीसी फिक्स कॉस्ट अंडर रिकवरी जो है इनकी, उसमें रिकवरी जो हुई है वो ठीक है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि क्वार्टर के मुकाबले थोड़ी सी यहाँ पे स्थिति कमज़ोर देखने को मिली है। लेकिन साथ ही मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी बुलिश है, और इसी को उन्होंने कोट भी किया आगे के लिए। क्यों? तो कैपेसिटी जो है वो काफ़ी बढ़ती हुई दिख रही है इनको। अगर आप यहाँ पे देखें तो करीब 4 गीगावाट जो है FY25 में, और FY26 में करीब 11 गीगावाट की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती हुई दिख सकती है। और साथ ही मीडियम टर्म की भी इन्होंने बात की, आउटलुक की, तो अर्निंग पर शेयर जो है वो डबल डिजिट में आ सकता है। और इसी के लिए इनको लगता है कि जो संभावना है पूरी तरीके से री रेटिंग की दोबारा बन सकती है। चलिए, जेफरीज की तरफ से भी कहा जा रहा है, और यही वजह है कि जो धीरे धीरे करके तमाम अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज हाउसेज अब पावर पे बुलिश हो रहे हैं ना। ये बता रहे हैं कि हफ्ते 10 दिन के अंदर अगर बाजार सपोर्ट कर गया तो अगला नंबर पावर में रैली का अब आने वाला है। सर, आप एनटीपीसी पे क्या आपकी राय रहेगी? अभी हम लोग अभी थोड़ी देर पहले जो है बातचीत कर रहे थे नतीजों को लेकर के। नतीजे में मार्जिन्स को लेकर के थोड़ा सा एक कंसर्न है बिट्टा को लेके, अदरवाइज नतीजे भी ठीक रहे हैं। आपकी टिप्पणी एनटीपीसी को लेके अभी? विपुल जी, मैं आपसे एकदम 100% एग्री करता हूँ कि जैसे कि डिफेंस चला, रेलवे भी थोड़ा बहुत चला, लेकिन पावर उतना चला नहीं है। और मुझे लगता है पावर अगर चलेंगे तो जैसे कि हमने डिस्कशन किया, इसमें बहुत सारे स्टॉक भी चल सकता है। तो एनटीपीसी को लेके ना मैं पॉजिटिव ही हूँ। ओवरऑल तो मुझे लगता है एक मंथली जो सपोर्ट था ऑलमोस्ट 312 320 के आसपास, वैसे सपोर्ट लिया, फिर से स्टॉक घूम गया, ऊपर ही अभी आ रहा है। तो जिनके पास है बने रहिए। यहाँ पे आपको फ्रेश बाय भी अगर आप करना चाहते हो तो एटलीस्ट आपके पास 6 से 8 महीना व्यू होना चाहिए। एक 365 370 के आसपास रेसिस्टेंस है। जैसे ही ब्रेक होगा मुझे लगता है आपको 400 और उसके बाद 420 बहुत जल्दी आपको टारगेट आते हुए यहाँ पे दिखेंगे। और आपको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस रहेगा आपको 295। थोड़ा लंबा स्टॉप लॉस हो रहा है, लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपको 295 के स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। इस बीच नेट वेव करके सर शुरू में मैंने कॉल दिया था, एक न्यू हाई डे हाई लगा के आया अभी 1960 के आसपास। तो जिनके पास ना थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम में पोजीशन बनाया था आज इंटरडे के लिए, एक बार प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। 1960 के आसपास एक हाई लगा के आया, लेकिन डिलीवरी में बाय कॉल एक्टिव है अभी भी जो है बाय कॉल एक्टिव है। तो ये जो है 2080 तक के टारगेट है ना। नेटवर्क की बात कर रहे हैं ना सर प्रदीप जी? यस यस यस, ठीक, 2080 और उसके ऊपर भी जाने का हाई पॉसिबिलिटीज है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा एक हफ्ते का टाइम देना पड़ेगा। इंटरडे के लिए यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट, पार्शियल प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। हाँ, जो लोग पहले उससे संतुष्ट हैं वो लोग पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लें नेटवर्क पे। चलिए आज की चौथी कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, बताइए आज की चौथी कंपनी। चौथी कंपनी रेलवे काउंटर से कॉनकोर की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह दी और 825 रुपये का टारगेट दिया है। तो इनका सबसे पहले ये कहना है कि वॉल्यूम में जो है वो कमजोरी, वॉल्यूम ग्रोथ में कमजोरी देखने को मिली, और इसी के चलते एबिटा में दबाव देखने को मिला है। साथ ही इनका ये भी कहना है कि एक्सपोर्ट साइकिल में भी काफ़ी कमजोरी देखने को मिली है, लेकिन मैनेजमेंट जो है वो उम्मीद कर रहा है कि वित्त वर्ष 2026 के लिए जो वॉल्यूम ग्रोथ है उसमें साल दर साल के हिसाब से 13% का जंप देखने को मिल सकता है। साथ ही डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट के मोर्चे पर भी यहाँ पे मैनेजमेंट जो है, और साथ ही जो ब्रोकरेज है यहाँ पे जेफरीज, वो भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश दिख रहा है। इसके साथ ही उन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये भी है जिस पे उन्होंने जिक्र किया जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर में यहाँ पर कॉनकोर की बड़ी भूमिका है, और आने वाले दिनों में ये एक इसको मजबूत सपोर्ट देता हुआ दिखेगा। चलिए, तो कॉनकोर पे आज हम देख रहे थे काफ़ी सवाल भी आ रहे थे हमारे पास, बातचीत हो नहीं पाई कॉनकोर को लेकर के। आज रेलवे में भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, कॉनकोर कैसे देख रहे हैं आप? जेफरीज की रिपोर्ट है आज 1.5% ऊपर, 732 का लेवल। आपकी टिप्पणी? मुझे लगता है यहाँ पे ना एक लास्ट वीक की ब्रेकआउट, लास्ट वीक उससे पहले वीक एक बार ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट होने के बाद अभी सस्टेन भी कर रहा है। तो एक दो हफ्ता हो सकता है कि नहीं चल जाए। तो मुझे लगता है कि एक बार होल्ड करना है।
750 एक रेसिस्टेंस है, जैसे ही 750 ब्रेक करेगा बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 780 एंड 800 का टारगेट आते हुए दिखेंगे। फंडामेंटल भी कंपनी ठीक ठाक है सर, ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है और लिक्विडिटी का भी कोई प्रॉब्लम इसमें है नहीं। और प्रोमोटर होल्डिंग भी अच्छा है, 54% के आसपास है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखेंगे ऑलमोस्ट एवरेज 11% के आसपास है। तो फंडामेंटल ठीक ठाक है और टेक्निकल भी मुझे लगता है कि जितना नीचे आना था आ चुका है। यहाँ पे बॉटम बना लिया है और यहाँ पे जो फॉलो अप बाइंग अभी आ रहा है तो होल्ड करके जाना है। 780 800 टारगेट बहुत जल्दी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए ठीक, तो ये रहा यहाँ पर निकल करके आ रही हुई है कंटेनर कॉरपोरेशन के ऊपर। तो ये 4 शेयरों पे रखिए नज़र, अच्छे अच्छे टारगेट आज निकल करके आए और सारे ऐसे शेयर हैं जिसमें रिटेल पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा है। GMR रिपोर्ट बहुत लोग वेट कर रहे हैं, 100 रुपये का। अशोक लेलैंड पे काफ़ी ज़्यादा पोजीशन है। NTPC पे लगातार हम बात कर ही रहे हैं और कॉन्कॉर्ड रेलवे सेक्टर पे भी निगाहें रिटेलर्स की काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष, बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम शेयरों को लेकर के आने के लिए, बताने के लिए ब्रोकरेज, बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ पर। तो फिलहाल ब्रोकर बोले में इतना ही। चलिए इस बीच जो है अब जो है धन्यवाद करने का समय आ गया है प्रदीप जी को। प्रदीप जी से कल फिर मुलाकात होगी नए नए ट्रेड के साथ। प्रदीप सर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम शेयरों पर बातचीत करने के लिए। कोई डिस्क्लोजर चलते चलते आपका? थैंक यू सर, आपको भी। एंड जो भी स्टॉक पे मैंने डिस्कशन किया, कोई भी स्टॉक पे मेरा या हमारे कोई एनालिस्ट का पर्सनल होल्डिंग नहीं है। बहुत सारे स्टॉक हमारे क्लाइंटों के पास हो सकता है, बहुत सारे स्टॉक हमने हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में पहले से रिकमेंड करके रखा है। एंड इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, बिफोर इन्वेस्टिंग एनीथिंग प्लीज कंसल्ट योर पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर। बहुत बहुत थैंक यू सर आपको। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।